दोस्तों, आज हम एक ऐसी सस्पेंस से भरी हुई मूवी देखने वाले हैं जो बाकी साउथ मूवीज से बिल्कुल भी हटके हैं, जिसमें एक खौफनाक हत्या के केस से शहर की शांति टूट जाती है। अब इस मुश्किल केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है डीसीपी कार्तिकेयन को, जो सच तक पहुंचने के लिए हर रास्ता अपनाने को तैयार है। लेकिन तभी एक चौंका देने वाली घटना सब कुछ उलट देती है, जब प्रभाकरन नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर खुद ही इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। अब प्रभाकरन की इस हत्या को स्वीकार करने वाली बात डीसीपी कार्तिकेयन को शॉक कर देती है। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कातिल कौन है, बल्कि ये है कि प्रभाकर ऐसा क्यों कर रहा है। डीसीपी कार्तिकेयन को शक हो जाता है कि इस कबूलनामे के पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा है। जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचता है, उसे समझ में आता है कि ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसा, बलिदान और छिपी सच्चाइयों की एक खतरनाक कहानी है। तो दोस्तों, क्या डीसीपी कार्तिकेयन इस हत्या के पीछे के राज को समझ पाएगा या फिर खुद ही इसमें उलझ जाएगा? यही देखेंगे हम आज की सबसे बड़ी सस्पेंस थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कोलाइकरन। IMDb पर मिले इस फिल्म को 7.1 आउट ऑफ 10 और आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। इसमें दिखाए गए ट्विस्ट और धमाकेदार सस्पेंस देखकर आप यही कहोगे, एक नंबर। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक अनजान लड़की के डेथ सीन से होती है। अब दोस्तों, ये लड़की कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रभाकरन नाम का एक बंदा पुलिस के सामने आकर खुद को सरेंडर कर देता है। प्रभाकरन के सरेंडर करते ही डीसीपी कार्तिकेयन को किसी का कॉल आता है, जिससे कि डीसीपी कार्तिकेयन को प्रभाकरन के सरेंडर होने की खबर मिल जाती है। अब डीसीपी खुद ही प्रभाकरन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। प्रभाकरन के इस केस में सरेंडर करने के पीछे क्या वजह है, आखिरकार प्रभाकरन ने सरेंडर क्यों किया, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ से दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है 44 डेज पहले, जहां हम एक कम लाइट वाले रूम में प्रभाकरन को देखते हैं। वो एक लड़की की याद में दुखी मन से लेटा होता है। फिर वो बिना मन से जबरदस्ती अपने कॉरिडोर में टहलने लगता है। उसके बाद वो नहाने चला जाता है। नहाकर वापस आने पर कुछ देर तक टीवी देखता है। फिर तैयार वगैरह होकर मेन डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में ही बाहर से एक लड़की की आवाज आती है, जो अपनी माँ को बाय कह रही होती है। ये आवाज सुनकर प्रभाकर जल्दी से अपना दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है उसके ठीक सामने वाले फ्लैट में रहने वाली धरनी नाम की लड़की अपने ऑफिस जा रही है। प्रभाकरन धरनी को देखकर स्माइल करता है। धरनी भी स्माइल करती है और उसे हाय हेलो कहती है, और फिर वो वहां से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो ये होती है कि प्रभाकरन भी धरनी को फॉलो करने लगता है। तो वहीं पर हम देखते हैं धरनी की फ्रेंड भूमि होती है, जो कैब के अंदर धरनी का वेट कर रही थी। अब प्रभाकरन को धरनी के पीछे देखकर भूमि उसे घूरने लगती है। जैसे ही धरनी कैब में बैठती है तो भूमि उसे कहती है कि धरनी, इस लड़के का ये हर रोज का रूटीन हो गया है। ये हमेशा तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ जाता है। मुझे इस लड़के का बर्ताव देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम इससे थोड़ा बचकर ही रहना। इस पर धरनी उसे कहती है कि भूमि, ये बस एक इत्तेफाक है। हमारे ऑफिस जाने की टाइमिंग सेम ही है, इसीलिए हम दोनों मिल जाते हैं, और हम दोनों एक ही फ्लोर पर रहते हैं, तो एक ही सीढ़ी से नीचे आएंगे ना, इसीलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी भूमि उसकी बात नहीं मानती। वो धरनी को सावधान करते हुए प्रभाकरन से दूर रहने के लिए कहती है। अब वहां से सीन शिफ्ट होता है प्रभाकरन के ऑफिस में। ये एक कॉरपोरेशन होता है और सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम प्रभाकरन के बॉस को देखते हैं। वो पूछता है कि प्रभाकरन अभी तक ऑफिस नहीं आया, तो वो एक लड़की से प्रभाकरन के बारे में पूछता है। ऑफिस का टाइम हो गया है और वो अब तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं? उस प्रभाकरन ने ऑफिस को समझ क्या रखा है? इस पर वो लड़की अपने बॉस से कहती है कि सर, प्रभाकरन अपने मर्जी का मालिक है। उसका जब मन होता है तब वो ऑफिस आ जाता है। इतना कहकर वो लड़की अपने काम में लग जाती है। लेकिन प्रभाकरन का बॉस ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम प्रभाकरन को कार में बैठा हुआ देखते हैं। उसे किसी आदमी का कॉल आता है और वो आदमी उसे एक एड्रेस बताते हुए कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन इसमें मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तो प्रभाकरन उसे हाँ कहता है। अब हम देखते हैं कि प्रभाकरन उस एड्रेस पर जाता है और थोड़ी छानबीन करता है। तो अब ये घर किसका है, प्रभाकरन यहाँ पर क्यों आया है, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन बदलता है और फिर से हम देखते हैं कि प्रभाकरन और धरनी एक साथ ही अपने अपने फ्लैट से बाहर निकलते हैं। मुस्कुराते हुए हाय हेलो कहते हुए अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब इन दोनों के लिए ये रोज की बात हो गई थी। समय बीतता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम धरनी को किसी शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदता हुआ देखते हैं। तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। धरनी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो लड़का उसे कुछ कर न दे,
इसीलिए डर के मारे वो तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगती है। वो जल्दी से कदम बढ़ाकर अपने फ्लैट में पहुंचती है और अंदर आते ही जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर देती है। अब इतना घबराया हुआ देखकर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे भागते हुए यहाँ पर क्यों आ गई। तभी धरनी बताती है कि माँ, एक आदमी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। धरनी अपनी माँ से ये सब कुछ बता रही होती है कि तभी अचानक उनके दरवाजे पर बेल बजती है। उनका दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है और आवाज़ सुनकर धरनी और भी घबरा जाती है। अब धरनी की माँ दरवाजे के पास जाकर घबराते हुए पूछती है कि कौन है। इस पर बाहर खड़ा आदमी बताता है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। तब जाकर धरनी की माँ दरवाज़ा हल्के से खोलती है। अब उनके फ्लैट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर सामने वाले फ्लैट में बैठा हुआ प्रभाकरन चौंक जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें चेन्नई शहर के एक बाहर वाले एरिया को दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है। डीसीपी कार्तिकेयन और उसकी टीम तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर पहुंचती है। अब ये बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल गई थी कि उस लाश की पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी डीसीपी को उस बर्ड के कपड़ों पर लगा टेलर का टैग दिखाई देता है और उस टैग पर हैदराबाद का एक एड्रेस लिखा होता है। अब डीसीपी कार्तिकेयन वहां से जाने से पहले अपने पुलिस इंस्पेक्टर को वहां के आसपास के होटल में पूछताछ करने के लिए कहता है। ठीक है, कोई ऐसा आदमी है जिसने हैदराबाद से आकर यहाँ के होटल में चेक इन किया हो लेकिन अभी तक चेकआउट नहीं किया हो। उसके बाद सीन फिर से धरनी और प्रभाकरन के अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि प्रभाकरन धरनी की माँ से फोन पर बात कर रहा होता है कि आप दोनों ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस पर धरनी की माँ कहती है कि बेटा धरनी इस हादसे से बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये सुनकर प्रभाकरन धरनी से बात करता है, उसका हौसला बढ़ाता है। वो धरनी से कहता है कि धरनी तुम बिल्कुल डरो मत, बस तुम किसी को कुछ मत बताना। अब धरनी थोड़ा शांत हो जाती है और प्रभाकरन को थैंक यू कहती है। उसके बाद हमें फॉरेंसिक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस जली हुई डेड बॉडी को लाया गया था ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। तो चेक करने के बाद डॉक्टर डीसीपी को बताता है कि इस लाश को पहले पतली वायर से गला घोटकर मार दिया गया है और फिर इसका चेहरा बुरी तरीके से कुचल दिया गया है ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। और ये सब होने के बाद सारे सबूत मिटाने के लिए बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया गया। ये घटना 6 फरवरी को रात के 8 से 9 बजे के बीच में हुआ है। अब ये सारी बातें जानने के बाद डीसीपी कार्तिकेयन उस डॉक्टर से एक आखिरी सवाल पूछता है, डॉक्टर क्या ये पॉसिबल है कि ये मर्डर अनजाने में किया गया हो। जिस पर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि सर, ये मर्डर पूरे एक्यूरेसी के साथ किया गया है। ये घटना अनजाने में की हुई कभी नहीं हो सकती। अब डीसीपी और डॉक्टर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कांस्टेबल वहां पर आता है। वो डीसीपी को बाहर बुलाता है और डीसीपी के बाहर आने के बाद कांस्टेबल उसे बताता है कि बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला है कि उस क्राइम सीन वाले एरिया के आसपास के होटल में एक हैदराबाद के आदमी ने चेक इन किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक उसने चेकआउट नहीं किया है। तो ये बात सुनते ही कार्तिकेयन अपनी टीम के साथ तुरंत ही उस होटल में पहुंच जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार के अंदर प्रभाकरन और धरनी को देखते हैं। धरनी प्रभाकरन से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर प्रभाकरन कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। धरनी तुरंत उसे कहती है कि देखो, मुझे सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जल्दी से बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। अब इतने में ही प्रभाकरन देखता है कि उसके बगल वाली सीट पर अभी अभी कुछ मिनट पहले धरनी बैठी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वहां पर कोई नहीं होता। दरअसल दोस्तों, धरनी वहां पर बैठी है ऐसा प्रभाकरन बस सोच रहा था, ये उसका वहम था। उसके बाद हम डीसीपी कार्तिकेयन को देखते हैं जो उस होटल में जाता है और वहां पर जाकर पूछताछ करता है। यहां पर उसे पता चलता है कि उस होटल के कैमरा वर्क ही नहीं कर रहे। इसके लिए वो होटल स्टाफ पर बहुत गुस्सा होता है, उन्हें डांट फटकारता है कि तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। उसके बाद वो उस कमरे की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ कमरे में फॉरेंसिक टीम तुरंत ही सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। इसके बाद जब सारे फॉरेंसिक रिजल्ट सामने आते हैं तो डीसीपी अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर उन्हें बताता है कि सर, उस कमरे में हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स और सैंपल्स मिले हैं वो हैदराबाद के एक मिनिस्टर के छोटे भाई वामसी के सैंपल से मैच हो रहे हैं। फिर आगे डीसीपी कार्तिकेयन बताता है कि सर, ये वामसी एक बहुत बड़ा स्टॉकर है। हैदराबाद में इस बड़े भाई के मिनिस्टर के घर पर धरनी नाम की लड़की के पिता काम किया करते थे। उनकी डेथ के बाद ये वामसी इस धरनी को परेशान करने लगा, तो इस वामसी से तंग आकर धरनी और उसकी मां ने हैदराबाद छोड़कर 2 साल पहले वो चेन्नई में आकर बस गए। लेकिन फिर हाल फिलहाल में इस वामसी के यहाँ चेन्नई में आने के कुछ प्रूफ मिले हैं, यानी कि वो वामसी फिर से यहाँ पर धरनी नाम की लड़की को स्टॉक करने के लिए आ गया और यहाँ आने के बाद किसी ने उसे मार दिया।
अब सर इस बात पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल है कि इतने बड़े मिनिस्टर के छोटे भाई को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है। अब आगे डीसीपी कार्तिकेयन इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन मांगता है, तो उसके सीनियर उसे परमिशन दे देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, परमिशन मिलते ही डीसीपी कार्तिकेयन धरनी के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ धरनी और उसकी मां पुलिस को जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताते हैं। पुलिस उनकी सारी स्टेटमेंट्स नोट करते हैं। यहाँ पर डीसीपी उनके पूरे फ्लैट को चेक करता है। लास्ट में वो धरनी से पूछता है कि 6 फरवरी के दिन शाम को तुम कहाँ थी। अब ये बात सुनकर धरनी कहती है कि रोज की तरह मैं ऑफिस गई थी, ऑफिस से वापस आ रही थी तो उस दिन मुझे लेट होने की वजह से मेरी फ्रेंड लता ने मुझे यहाँ घर पर ड्रॉप किया था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डीसीपी उन्हें बताता है कि वामसी का किसी ने मर्डर कर दिया है, और ये खबर सुनते ही वो दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर डीसीपी वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते धरनी के ठीक सामने वाला फ्लैट जो कि प्रभाकरन का होता है उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। प्रभाकरन दरवाजा ओपन करता है तो डीसीपी उससे पूछता है कि 6 फरवरी की शाम को यहाँ पर कोई आवाज आई थी, जिस पर प्रभाकरन सीधा मना करके वहां से चला जाता है। उसके अगले सीन में हम डीसीपी को उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ देखते हैं। डीसीपी उस ऑफिसर से कहता है कि उस प्रभाकरन के ऊपर मुझे शक है, लेकिन साथ ही में ये समझ नहीं आ रहा कि प्रभाकरन इतना इंटेलिजेंट और समझदार होने के बावजूद भी उसने सारे क्लू और सबूत ऐसे कैसे छोड़ दिए, और वो यही बात सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब दूसरे दिन वो फिर से प्रभाकरन से मिलने के लिए जाता है। इस बार वो उसे दबे शब्दों में वार्निंग देते हुए कहता है कि मैं किसी पर भी तरस नहीं खाता, जो अपराधी है उसे सजा दिलाकर ही रहता हूँ। मेरी नज़र में अपराधी एक अपराधी ही है, चाहे वो जो कोई भी हो। तो इस पर प्रभाकरन हाँ कहता है और वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, प्रभाकरन समझ चुका था कि डीसीपी कार्तिकेयन धरनी और उसकी मां को बार बार परेशान करेगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। इसीलिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। और यहाँ से दोस्तों स्टोरी आती है प्रेजेंट में, यानी कि अब तक हमें 44 डेज पहले क्या हुआ था वो दिखाया गया था। अब यहाँ प्रेजेंट में प्रभाकरन डीसीपी को बताता है कि मैं और धरनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन धरनी ये बात सबसे छुपा कर रखती है। हम दोनों की फ़ोन पर बात होती रहती है। धरनी हमेशा बहुत डरी हुई, सहमी हुई रहती है। वो हमेशा इसी बात से घबराती थी कि कहीं वामसी उसे फिर से खोज न ले, और प्रभाकरन चाहता था कि धरनी का ये डर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और देखते ही देखते उसे ये मौका मिला भी, जब वामसी खुद ही धरने के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक आ गया था। उस दिन वामसी प्रभाकर से टकरा गया। जब वामसी ने उसे धरने के बारे में पूछा कि वो कहाँ रहती है, तो प्रभाकरन ने उसे गलत एड्रेस बताकर चेन्नई शहर के बाहर भेज दिया। फिर प्रभाकरन खुद भी उस एड्रेस पर जाकर वामसी का गला घोंटकर उसने उसकी जान ले ली। फिर उसकी लाश को जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। इतना सब कुछ कहने के बाद प्रभाकरन आखिर में बस इतना कहता है कि धरनी और उसकी मां को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए वो यहाँ पर डीसीपी से रिक्वेस्ट करता है कि उन दोनों को परेशान ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब प्रभाकरन के सरेंडर करने के बावजूद भी डीसीपी कार्तिकेयन को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। वो धरनी के घर पर जाता है और उनसे पूछताछ करता है। वो कहता है कि प्रभाकरन ने उसे बताया है कि धरनी और प्रभाकरन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात सुनकर धरनी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। जब मैं उसे अपने सामने देखती हूँ तब एक कैजुअल स्माइल पास करती हूँ, जैसे कि और भी लोगों के साथ स्माइल करती हूँ वैसे ही। यहाँ पर हम दोनों के बीच में प्यार का कोई चक्कर नहीं है। और रही बात कॉल की, तो कॉल ज़रूर आता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बात नहीं करता। अब ये सब कुछ सुनकर डीसीपी वहाँ से जाने लगता है। डीसीपी कार्तिकेयन के बाहर निकलते ही वहाँ पर खड़ा कांस्टेबल कहता है कि सर, धरनी ने कहा कि वो प्रभाकरन से प्यार नहीं करती और उसे कोई कॉल नहीं आता। ये बात सुनकर डीसीपी उस कांस्टेबल से पूछता है कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला, जबकि तुम अंदर आए भी नहीं थे। इस पर वो कांस्टेबल डीसीपी को प्रभाकर के रूम में ले जाता है। वहाँ पर एक पूरा वॉइस सिस्टम इंस्टॉल करके रखा गया था, जिससे प्रभाकरन धरनी के घर पर कही जाने वाली सारी बातें अपने रूम में आराम से सुन सकता था। अब ये सब कुछ देखकर डीसीपी तो बिल्कुल भी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं प्रभाकरन एक साइकोपैथ लवर तो नहीं। वो वहाँ से तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाता है, ताकि वो प्रभाकरन से बात करके सारी बातें समझ सके कि उसकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। अब यहाँ पर वो साइकाइट्रिस्ट आ जाता है और प्रभाकरन से बात करता है। प्रभाकरन उसे कहता है कि मैं धरनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने उसे वामसी की
की वजह से बहुत डरते हुए देखा है और धरनी के इस डर को खत्म करने के लिए वामसी को मार डालना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। अब ये सुनने के बाद साइकाइट्रिस्ट पुलिस वालों को बताता है कि प्रभाकरण की ये सोच तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। ये सब सुनने के बाद डीसीपी कार्तिकेयन फिर से उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। वो ऑफिसर सब कुछ देखकर कहता है कि ये केस तो क्लियर हो गया है। प्रभाकरण ने तो अपने पागलपन में आकर ये मर्डर कर दिया और फिर उसने खुद से आकर सरेंडर भी कर दिया है। लेकिन उस ऑफिसर की बात सुनकर डीसीपी का मन नहीं मानता। उसका मानना ये होता है कि ये खून प्रभाकरण ने ही किया है। अब उसे याद आता है कि जब वो धरनी के घर पर गया था तो वहां पर एक लैंप टूटा हुआ था और एक पेंटिंग पर स्क्रैचेस भी आए थे। अब यहाँ पर डीसीपी कार्तिकेयन समझ जाता है कि उस दिन उनके घर में हाथापाई जरूर हुई थी। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर को एक कहानी बताने लगता है। वो वामसी धरनी के घर के अंदर धोखे से घुस गया, फिर धरनी से उसकी हाथापाई हुई जिसमें धरनी के घर की लैंप टेबल टूट गई और इसी हाथापाई में जब धरनी अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाने लगी तो उसी वक्त पेंटिंग पर उसके नेल्स के स्क्रैचेस आ गए। फिर अपने बेटी को बचाने के लिए उसकी मां ने वामसी के सर पर लैंप दे मारा और यही मौका देखकर धरनी ने लैंप की वायर खींच दी जो कि वामसी के गले में फंस गई थी और उसके दूसरी तरफ से उसकी मां ने भी वो वायर खींच दिया जिससे कि गला घोटने की वजह से वामसी की वहीं पर मौत हो गई। अब इनके घर में चल रही हाथापाई की आवाज़ सुनकर प्रभाकरण वहां पर आ गया था और उसने रूम के अंदर उस आदमी के 2 पैर देख लिए थे। अब वो माँ बेटी उसे घर के अंदर लेती है और सारी बात समझाती है तो यहाँ पर प्रभाकरण उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि इस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया होगा। अब ये कहानी सुनने के बाद वो सीनियर ऑफिसर कहता है कि देखो ये सब तुम्हारे दिमाग की थ्योरी है, भला तुम इसे प्रूफ कैसे करोगे। जहाँ पर लाश को जलते हुए देखा गया था वो धरने के घर से 2 घंटे दूर है और ये मर्डर हुआ था 8 से 9 बजे के बीच और लाश जले हुए देखी गई 9 साढ़े 9 बजे तक। तो इतनी जल्दी वो तीनों वहां पर कैसे पहुंचे। अभी सारी बातें सुनकर डीसीपी कार्तिकेयन का दिमाग घूम जाता है। वो वापस पुलिस स्टेशन जाता है और एक कांस्टेबल को 6 फरवरी और उससे 1 हफ्ते तक सारे न्यूज़पेपर को मंगवाता है ताकि अगर उसमें कोई डेथ न्यूज़ हो जो उसके नज़रों से बच गई हो तो यहाँ पर और भी किसी की डेथ हुई थी या नहीं ये पता चल जाएगा। फिर वो दूसरे दिन वापस से उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। वहाँ जाकर डीसीपी कहता है कि सर प्रभाकरण ने ही मर्डर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों माँ बेटे ने मर्डर नहीं किया है। अब ये बात सुनकर वो ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। तो अब यहाँ पर डीसीपी कार्तिकेयन समझाता है कि सर वामसी का मर्डर हुआ है लेकिन 6 नहीं बल्कि 4 फरवरी को, और हम जो खूनी को बेवकूफ़ कह रहे थे कि उसने सबूत मिटाने के लिए लापरवाही की थी तो असल में प्रभाकरण खुद ही चाहता था कि हमें वो लाश मिले जो कि असल में वामसी की नहीं बल्कि अली की है, जिसे प्रभाकरण ने 6 तारीख को मार डाला और उसे वामसी बनाकर मीडिया के सामने रख दिया। उसने असली वामसी को मारकर उसका चेहरा बिगाड़कर एक बड़े से नाले में फेंक दिया जिससे कि मिनिस्टर के छोटे भाई की लाश में पूरी मीडिया और पुलिस लग गई और उसने असली लाश को बिना किसी गलती के डिस्पोज कर दिया। वो लाश मिली जरूर लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और ये बात मुझे न्यूज़पेपर में पता चली एक छोटे से आर्टिकल के फॉर्म में। प्रभाकरण को डर था कि मिनिस्टर के छोटे भाई के मर्डर के केस में इन माँ बेटी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसलिए फिर उसने खुद को ही आगे करके सरेंडर कर दिया ताकि कोई भी उन दोनों को कुछ ना बोले। ये सुनकर डीसीपी कार्तिकेयन और सीनियर ऑफिसर दोनों ही प्रभाकरण की काबिलियत पर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं और डीसीपी कार्तिकेयन को इन सवालों के जवाब बिल्कुल लास्ट सीन में मिलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं प्रभाकरण को जेल लेकर जाया जाता है। उस टाइम प्रभाकरण एक फ्लैशबैक सोचने लगता है। उसने सरेंडर करने से पहले एक बार धरनी से मिलकर सारी बात बता दी थी। तब धरनी ने उससे पूछा कि प्रभाकरण तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। प्रभाकरण बस उसे एक बात कहता है, जब तुम पहली बार यहाँ पर अपार्टमेंट में आई थी तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया, तुम्हारा चेहरा मेरे किसी बहुत ही करीबी से मिलता है। इतना कहकर प्रभाकरण वहां से चला जाता है। फिर दोस्तों डीसीपी कार्तिकेयन को आखिर में पता चलता है कि प्रभाकरण को आराधना नाम के एक लड़के से प्यार हुआ था जो कि बिल्कुल भी धरनी की तरह दिखती थी। और दोस्तों ये वही लड़की है जिसका खून हमने मूवी के पहले सीन में होते हुए देखा था और ऐसी ही आराधना के हेल्यूसिनेशन प्रभाकरण को आते थे। आराधना और प्रभाकरण ने शादी भी कर ली थी और वो दोनों बहुत ही खुशी के साथ जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन जब प्रभाकरण ने गैंगस्टर अली को पकड़वा दिया था तो अली के मन में प्रभाकरण के लिए बदले की आग जल गई थी। एक दिन अली जेल से भाग गया। उसने प्रभाकरण का घर ढूंढ निकाला और आराधना को जान से मार दिया। जब प्रभाकरण घर पर लौटा तब तक आराधना मर चुकी थी और फिर बाद में उसी के गम में प्रभाकरण ने अपनी जॉब छोड़ दी। उसे हमेशा यही गिल्ट रहता था कि वो आराधना को बचा नहीं पाया। लेकिन जब उसने
उसने धरनी को देखा तो उसे लगा कि उसकी आराधना वापस आ गई है। तभी उसने ठान लिया कि वो उसकी मदद जरूर करेगा और आज जाकर उसकी आराधना को ना बचा पाने का गिल्ट खत्म हुआ, क्योंकि उसने धरनी को जेल जाने से बचा लिया था और साथ ही उस गुंडे वामसी से उसकी जान की रक्षा की थी। अब ये कहानी जानने के बाद डीसीपी कार्तिकेयन प्रभाकरन को सल्यूट करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए